बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है कि प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस कितने होते हैं, यानी टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस। दोस्तों, प्रोक्योरमेंट का एक सिंपल सा प्रोसेस तो ये है कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि उनके सप्लायर्स कहाँ पर हैं, आप उनको ढूंढते हैं, उनकी प्री क्वालिफिकेशन करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं, फिर उनसे कोटेशंस लेते हैं और उन कोटेशंस की बेस पे आप एक कंपैरिजन बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और जिसकी प्राइस लोएस्ट हो उसको ऑर्डर कर देते हैं। फिर गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी होती है और उसके बाद पेमेंट को आके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है। अब ये सिंपल प्रोसेस जो आप आसानी से समझ रहे होंगे, इसको 6 डिफरेंट ट्रिकों से किया जा सकता है, यानी कि 6 डिफरेंट तरीके हैं प्रोक्योरमेंट के इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उसकी नौइयत क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, हुजम क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, यानी आप का डिसीजन जो है कि आपने किस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ये उस प्रोजेक्ट या गुड्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर अभी आपके पास एक रिक्वेजिशन आती है कि आपने एक मैट्रेस खरीदना है, तो इसके लिए आप और प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको 100 मैट्रेस की रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसके लिए आप दूसरा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। तो आप कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास 6 डिफरेंट किस्म के प्रोसेस अवेलेबल हैं कि आप इनमें से किस प्रोडक्ट और गुड्स के लिए, गुड सर्विसेज के लिए कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रोक्योरमेंट के जो 6 प्रोसेस हैं उनको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नंबर 1 प्रोसेस है ओपन टेंडरिंग का, नंबर 2 प्रोसेस है रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग का, और नंबर 3 का प्रोसेस है 2 स्टेज टेंडरिंग का, और नंबर 4 है RFP प्रोसेस, नंबर 5 है RFQ प्रोसेस, और नंबर 6 है सिंगल सोर्स। दोस्तों, नंबर 1 है ओपन टेंडरिंग। ओपन टेंडरिंग कम्पिटिटिव बिडिंग का एक प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने लोकल या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो भी पॉसिबल है, जिस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है या वॉल्यूम ऑफ गुड्स है, उसकी बेस पे आप अपने लोकल या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या दोनों में एडवर्टाइज़ करते हैं और तमाम लोगों को जो भी उस गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड होता है उनको इनवाइट करते हैं कि वो आपके इस ओपन टेंडरिंग में हिस्सा लें और अपनी प्राइसेस को सबमिट करें। दोस्तों, ये बड़े प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट बेस बाइंग होती है उसमें फ़ायदा नहीं देता, लेकिन ऐसी आइटम जो कि जिनका वॉल्यूम ज़्यादा, यानी अमाउंट वाइज उनका बजट ज़्यादा हो, वहाँ पर ये काम आता है कि आप एक बड़ी अमाउंट की जब बाइंग कर रहे हैं तो आप उसमें 2-3 वेंडर की बजाय, जो कि आप कोटेशन नॉर्मली लेते हैं, 2-3 वेंडर से कोटेशन लेने की बजाय आप उसको ओपनली जितने भी उस मार्केट में लोग या उस सिटी या कंट्री में अवेलेबल हैं उन सबको इनवाइट करें और देखें कि कौन बंदा कितने लोअर साइड पर जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ओपन टेंडरिंग का प्रोसेस, यानी आप एडवर्टाइज़ करते हैं और उसके बदले में जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं वो अपनी कोटेशन देते हैं, फिर उनका कंपैरिजन करके आप वही प्रोसेस जो कि प्रोक्योरमेंट का नॉर्मल प्रोसेस है उससे गुजारते हुए अपनी गुड्स और सर्विसेज को बाइंग कर लेते हैं। नंबर 2 है रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग। दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग में आप ओपन टेंडरिंग नहीं करते, यानी आप सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट करते हैं, सिलेक्टेड वेंडर्स को इनवाइट करते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट के लिए आके कोटेशन दें। और ये प्रोसेस उस वक्त किया जाता है जब आपका प्रोजेक्ट बड़े साइज़ का हो, वॉल्यूम वाइज, अमाउंट वाइज बड़ा प्रोजेक्ट हो और उसके लिए आपके पास टाइम कम हो और आप उसमें कुछ कॉस्ट सेविंग भी करना चाहते हो, तो आप रिस्ट्रिक्टेड सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे और उनसे कोटेशन लेके फिर वही नॉर्मल प्रोसेस से गुजारते हुए उनसे उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग का प्रोसेस है जिसमें आप सिलेक्टेड लोगों को कांटेक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग उस वक्त भी की जाती है जब आपके पास महदूद मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हो, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली हर जगह अवेलेबल ना हो और उसके लिमिटेड मैन्युफैक्चरर हो, तब भी आप इसको ओपन टेंडरिंग में नहीं जाते बल्कि आप डायरेक्ट उन मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर लेते हैं ताकि आपका टाइम और पैसे बच सके। दोस्तों, नंबर 3 है 2 स्टेज टेंडरिंग। 2 स्टेज टेंडरिंग में आप 2 सील्ड एनवेलप में कोटेशन लेते हैं, एक में स्पेसिफिकेशंस होती है, एक में प्राइस होती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं या कि जिनमें प्लांट एंड मशीनरी की बाइंग होती है
जहाँ पे आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ना जानते हो, यानी कि अगर आप एक पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परचेज करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जानते कि किस मैन्युफैक्चरर की प्लांट की स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कितनी पर आवर बॉटल प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, उसके रेजन की कंजम्पशन क्या है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन जब आपके इल्म में ना हो तो आप फिर 2 स्टेज टेंडरिंग पे चले जाते हैं कि आप अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसकी स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अलहदा से सील्ड एनवेलप में दें और प्राइस अलहदा सील्ड एनवेलप में दें। तो इस तरह से पहले जो स्पेसिफिकेशन वाला एनवेलप होता है उसको खोला जाता है और उस स्पेसिफिकेशन को स्टडी किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप की रिक्वायरमेंट को कौन सी स्पेसिफिकेशंस मैच कर रही हैं। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करती हैं फिर उनको अलहदा करके उनकी प्राइसेस को ओपन किया जाता है। तो ये 2 स्टेज टेंडरिंग कहलाता है। इसको ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे आपके स्पेसिफिकेशन अननोन हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट हो और आप देखना चाहते हो कि मार्केट में कितनी डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ और स्पेसिफिकेशन की प्लांट मशीनरी अवेलेबल है, वहाँ पे आप इसको अडॉप्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 4 है RFP का प्रोसेस। RFP को हम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि आप एक रिक्वेस्ट डालते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि हमें आप अपनी प्रपोजल दें, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब अगर हमें एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर की ज़रूरत है तो हम लिंक्डइन पर जाके एक एडवर्टाइज कर देंगे, जॉब की वैकेंसी एडवर्टाइज कर देंगे कि हमें एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर की ज़रूरत है और ये उसकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस RFQ के अगेंस्ट हमें बहुत सारी एप्लीकेशन रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। तो अब हमारे पास चॉइस हो जाएगी कि हम इनमें से किस बंदे को हायर करते हैं। तो RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है कि इसी तरह से आप गुड्स के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप इसको अपने जो गुड्स आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए एक रिक्वेस्ट अखबार में एडवर्टाइज कर दें या अनाउंस कर दें सोशल मीडिया पर। तो आपको उस गुड्स के मतलब जितने लोग अवेलेबल होंगे वो अपने प्रपोजल सबमिट करना शुरू कर देंगे। तो वो प्रपोजल आप फिर बाद में एवेलुएट कर सकते हैं कि कौन सी प्रपोजल आपको बेस्ट सूट करती है। तो RFP का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और ये प्रोसेस भी आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये था चौथा प्रोसेस। और 5वां प्रोसेस है RFQ। RFQ से मुराद है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आप उस वक्त सबमिट करते हैं जब आपके इल्म में ऑलरेडी सप्लायर्स हों और चीज़ जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग करने जा रहे हैं वो भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं और वो रूटीन की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जब वो डिमांड की जाती हैं तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कॉल करते हैं, यानी आप अपने सप्लायर को कोटेशंस के लिए कहते हैं और वो आपको कोटेशन देते हैं, उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है और फिर लोएस्ट प्राइस को ऑर्डर कर दिया जाता है। यानी ये जो नॉर्मल प्रोसेस जो कॉमनली अडॉप्ट किया जाता है वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, यानी RFQ। दोस्तों RFQ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है नॉर्मली और कॉमनली जो है वो प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में वो RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ये कम टाइम में प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए आपको मिनिमम 3 सप्लायर की ज़रूरत होती है। अगर आप 3 सप्लायर से कोटेशन ले लेते हैं ये सफिशेंट है और लीगली इसको अडॉप्ट किया जाता है कि 3 सप्लायर सफिशेंट है। इसमें पेपर वर्क कम होता है, लेबर कम आती है, टाइम कम कंज्यूम होता है और ये एफिशिएंट और बेस्ट प्रोसेस है जो कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में अडॉप्ट किया जाता है। दोस्तों नंबर 6 है सिंगल सोर्स का प्रोसेस, यानी जब आपके पास सिंगल वेंडर अवेलेबल हो, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर एक ही सप्लायर या एक ही मैन्युफैक्चरर हो तो आप फिर सिंगल सोर्स पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन सिंगल सोर्स पर जाने के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट और लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप कभी भी सिंगल सोर्स वेंडर पे जाने के लिए इंडिविजुअल डिसीजन ना करें, इसमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें और प्रॉपर अप्रूवल के बाद उसको ऑर्डर करें। दोस्तों इसकी मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं कि अगर हमें टेट्रा पैक की मशीन चाहिए तो हम टेट्रा पैक पूरी दुनिया में एक ही मैन्युफैक्चरर है और सिंगल सोर्स है, तो हम इसको बगैर एडवर्टाइज किए या कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जाने के हम सिंपली टेट्रा पैक के पास जाएंगे और जो भी उसकी प्राइस है उसको नेगोशिएट करते हुए अगर पॉसिबिलिटी हो उसमें तो हम उसको परचेज़ कर लेंगे और ये परचेज़ आफ्टर अप्रूवल जो है मैनेजमेंट की हम वो करेंगे क्योंकि ये सिंगल
सोर्स बाइंग है। लेकिन दोस्तों सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपके पास सोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको सिंगल सोर्स पे जाना पड़ता है। ये उस वक्त होता है जब एंड यूज़र स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता है कि मुझे इस ब्रांड की इस मॉडल पे की रिक्वायरमेंट है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब किसी लैब में या किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर या लैब में कोई किसी स्पेसिफिक ब्रांड के मॉडल को रिकमेंड करता है, क्योंकि उसकी जो पीछे उसका एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी रिसर्च हुई होती है, वो उसी ब्रांड के मॉडल पे हुई होती है। जैसे कि अगर किसी रिसर्च ऑफिसर का तोशिबा के अल्ट्रासाउंड मशीन पे सारी उम्र गुजरी है, तो वो किसी और ब्रांड के मॉडल पे वो रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उस वक्त जब रिसर्च बेस्ड चीज़ें हो रही होती हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप जो कि उस टेक्निकल बंदे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दें, या ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सके जो कि उसका एक्सपीरियंस उसी रिकमेंडेड ब्रांड के साथ चल रहा है। दोस्तों एमरजेंसी की सूरत में भी आप सिंगल सोर्स पे जा सकते हैं, और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया है या अर्थक्वेक हुआ है और आपकी बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर रहा है, तो आपको सीमेंट की ज़रूरत है, आपको रेत की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, और जो नियरेस्ट अवेलेबल सोर्स है वो आपको कुछ कॉस्टली भी दे रहा है, तो आप एमरजेंसी की सूरत में अपने नियरेस्ट सोर्स पे जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट को फौरी पूरा कर सके जा सकते हैं, ना कि आप उस वक्त कम्पिटिटिव बिडिंग में चले जाएं और वो आपकी इमरजेंसी मीट ना हो सके। तो आप सिंगल सोर्स, जब सिंगल सोर्स अवेलेबल हो यानी एक ही मैन्युफैक्चरर हो, तो सिंगल सोर्स पे जा सकते हैं, इमरजेंसी की सूरत में जा सकते हैं, या एंड यूज़र की जो रिकमेंडेशन हो कि हमें यही ब्रांड और मॉडल चाहिए, तो उस वक्त भी आप सिंगल सोर्स पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन कि प्रोक्योरमेंट कितने प्रोसेस की होती है, यानी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस कितने हैं। तो प्रोक्योरमेंट के 6 प्रोसेस होते हैं, जिनमें से आप अपने प्रोजेक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज की बेस पे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा बेस्ट सूट करता है। होपफुली आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी डे टू डे जॉब और या फिर इंटरव्यू के दरमियान पूछे गए किसी क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।